हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत कुशेड़िया और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें 11th और 12th के जितने भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट क्या है उसके ऊपर बात कर ली थी, कैसे वो एक्सपेरिमेंट होता है, किस तरह के उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीटर ब्रिज की लिंक अटैच कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। आज अपन कवर करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर के हमारे पास टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल, कि एक सेल है उसका ईएमएफ फाइंड करना है, या 2 सेल्स के ईएमएफ की कंपैरिजंस करनी है, या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन तीनों चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को काम में लेते हैं। और तीनों ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स का एक कॉमन सा ही प्रिंसिपल है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में अपन इन तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट्स की अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, कैसे हम एक पोटेंशियोमीटर वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक वायर, पहली बात तो पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं है कि कोई मशीनरी हो हमारे पास। ये काफ़ी अच्छी लेंथ का, काफ़ी अच्छी खासी लेंथ का हमारे पास एक वायर होता है। मैं मान लेता हूँ ये वायर है AB और इसकी जो लेंथ है वो है मान लो L0। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, वो मैं मान लेता हूँ R0। हमने क्या किया, इस वायर को किसी बैटरी के साथ सप्लाई से जोड़ा, जिसका EMF है मान लो E सप्लाई, और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया करंट को कंट्रोल करने के लिए RS। अब सवालों में हो सकता है आपको RS ना भी गिवन किया जाए। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है कि ये जो वायर AB है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो पूरे वायर AB पे IR से कुछ ड्रॉप आएगा, VAB। तो VAB वोल्टेज ड्रॉप होगा पूरे की पूरी L लेंथ पर। तो यूनिट लेंथ पे होने वाले ड्रॉप को अपन क्या बुलाते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, कि पर यूनिट लेंथ कितना वोल्टेज का खर्च हुआ है, इसको अपन बुलाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। क्लियर, सिंपली यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इस एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया तो तुरंत बैटरी करंट फ्लो कराएगी I, और इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E सप्लाई अपन में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको जो कि कितना है, पोटेंशियोमीटर का प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, इतना तो करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे में AB वायर पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, तो AB वाले वायर पे कितना ड्रॉप आएगा, हमारे पास करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस। क्लियर, जो कि आ गया E सप्लाई अपॉन में R0 प्लस RS इंटू R0। अब इतना वोल्टेज खर्च हुआ है पूरे के पूरे AB वायर पर। करंट की डायरेक्शन में हमें पता है हमेशा वोल्टेज रिड्यूस होता है, तो A वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पे होगा, B वाला लो वोल्टेज पर होगा। तो पूरे AB पर हमारे पास VAB ड्रॉप आया है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप आएगा, वो हो जाएगा वोल्टेज पूरा ड्रॉप अपॉन में इसकी लेंथ। तो कितना आ जाएगा, ES R0 अपॉन में R0 प्लस RS बाई L0। इतना वोल्ट पर मीटर में हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कोई खास कहानी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब बात है इसका फ़ायदा क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फ़ायदा क्या है कि अगर यूनिफॉर्म वायर है तो हर जगह यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी। ऐसे में आपसे बोल दिया जाए कि एक पॉइंट X और ये पॉइंट Y है, इनके बीच की कुछ लेंथ दी हुई है आपको स्मॉल l, बोला इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये हाई पे रहा होगा और ये लो पे रहा होगा। तो Vx माइनस Vy की वैल्यू अगर मेरे को लिखनी है तो वो कितनी हो जाएगी यूनिटरी मेथड से, कि भाई यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर, तो किसी भी L लेंथ पर ड्रॉप कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L। इतना हमारे पास किसी भी लेंथ पे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह इस सवाल को डील करेंगे। अगर मान लो सीरीज रेजिस्टेंस नहीं दिया होता, इसकी बजाय आपको बोला जाता कि एक बैटरी थी और उससे सीधा ही हमने वायर को जोड़ दिया, फिर तो काम और भी आसान हो गया। कैसे, अब कोई और रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो पूरा का पूरा हमारे पास जो वोल्टेज है बैटरी का वो सीधा इस रेजिस्टेंस VAB पर ही ड्रॉप आ जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VAB बाई में L। क्लियर, मुझे सबको पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है।
इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। इस वायर का लेंथ दे रखा है हमको 10 मीटर और रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम। इज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। तो आप सिंपली इसको एक सर्किट की तरह डील कर लीजिए कि एक बैटरी है 20 वोल्ट की, जिसके साथ ये 2 ओम लगा हुआ है, और एक पोटेंशियोमीटर वायर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, आई, दैट इज़ टोटल वोल्टेज अपॉन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर। तो ए वी वाले वायर पर ड्रॉप कितना आएगा हमारे पास, दैट इज आई इंटू आर से 16 वोल्ट। अब पूरे के पूरे 10 मीटर की लेंथ पे 16 वोल्ट का ड्रॉप आया है, तो पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट अपॉन में इसकी लेंथ 10 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई 1.6 वोल्ट पर मीटर। जनरली सवालों में हम वोल्ट पर मीटर की बजाय वोल्ट पर सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, मैंने ऐसा यूनिट में डाटा लिया है सारा। ये तो आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपसे बोला है कि एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज रिड्यूस होता है, तो एक्स हाई वोल्टेज पे होगा और वाई लो वोल्टेज पे होगा। तो वी एक्स माइनस वी वाई कैलकुलेट करते हैं। अब 1 मीटर पे हमारे पास 1.6 का ड्रॉप है, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप होगा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 सेंटीमीटर। सबको इसकी एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.6, इसको 0.1 मीटर, तो ये आ गया 0.16 वोल्ट। मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 0.16 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट था, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है पोटेंशियोमीटर के सारे एक्सपेरिमेंट्स का वो है हमारे पास कि जब इसमें एक स्टडी करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, जब एक पोटेंशियोमीटर वायर में स्टडी करंट फ्लो हो रहा होता है, तो एट स्टडी करंट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वायर में। ठीक है, साथ में नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब कैसे ये तीनों एक्सपेरिमेंट काम करते हैं एक एक करके इनको समझते हैं। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को कैसे काम में लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि सर जैसे मान लो ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर है, ये पूरा का पूरा सेल हो गया, हमें इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है, अपने को इसका ईएमएफ मेज़र करना है। तो इतने सारे तामझाम में हम पड़े ही क्यों अपन पोटेंशियोमीटर वायर के एक्सपेरिमेंट करें। सीधा सीधा आप ऐसा करो, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दो और वोल्टेज मेज़र कर लो, आ जाएगा ईएमएफ। नहीं, तो देखो इसमें गड़बड़ क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, चलो हम अच्छा वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई से हाई रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं, बट कभी भी उसको आइडियल तो अचीव कर नहीं सकते, आइडियल तो कुछ होता नहीं है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपन इन्फानाइट मानते हैं, बट इसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो वेरी हाई होगा, बट जीरो नहीं होगा, बट इन्फानाइट नहीं होगा। ठीक है, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा, तो जैसे ही इसको तुम कनेक्ट करोगे तो तुरंत इसमें करंट फ्लो होने लगेगा आई। तो ये जो वोल्ट मीटर है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो देगी हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, ना कि ईएमएफ। क्लियर। तो आईआर की एरर हो जाएगी हमारे मेजरमेंट में। हम मेज़र करना चाहते हैं ईएमएफ, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सर्किट बनाएंगे, ऐसी कंडीशन में वोल्टेज मेज़र करेंगे इस सेल के अक्रॉस जब इसमें करंट जीरो हो। तो जब करंट जीरो होगा तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वही हम मेज़र कर लेंगे। तो समझ में आ गया वोल्ट मीटर क्यों काम में नहीं लेते अपन सीधा। अब पोटेंशियोमीटर से कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए तो पहले तो अपन बनाते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में क्या लिया हमने, एक लार्ज बैटरी ली जिसका सप्लाई वोल्टेज है ES, करंट को कंट्रोल करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस ये की लगा दी, और यहाँ हो गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर AB, जिस वायर की लेंथ L0 है, रेजिस्टेंस R0 है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट
हमने पहले से कैलकुलेट कर ली, मान लो पीजी है, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले देख ही लिया कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगी। अब सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि ये मान लो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ऑब्वियसली ये बैटरी से छोटा होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, हमें इसका ईएमएफ मेजर करना है। तो ऐसा करने के लिए मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो वायर है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर, उसका ये वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पे हो गया, लो पे हो गया, तो हम सेल के भी हाई वोल्टेज वाले टर्मिनल को वायर के हाई वोल्टेज वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और सेल के लो वोल्टेज वाले टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इस वायर पे स्लाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जोकी को, ये जो जोकी है हमारे पास, इसको यहाँ से स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस लेंथ पर जाकर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से स्लाइड कराना स्टार्ट किया और यहाँ से एल लेंथ पे जाके इस पॉइंट सी पर इसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 अचीव हो गया, हमें नल डिफ्लेक्शन अचीव हो गया। एल लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ सेल होगा जिससे लेंथ को मेजर कर लिया जाएगा। तो एट नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पर जाके क्या होगा, इसमें करंट तो हो गया इस वाले सेकेंडरी सर्किट में 0, तो इसमें आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा। क्लियर। अब करंट 0 कैसे हो सकता है, सेल के, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे तो कोई हमारे पास ड्रॉप है नहीं, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ एक बार के लिए डैश और इस टर्मिनल को नाम दे देता हूँ सी डैश। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वोल्टेज ई एम एफ ई और रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप नहीं है, उसको वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये ए डैश टर्मिनल और ये सी डैश टर्मिनल। अब इस ब्रांच में करंट कैसे नहीं जा रहा, हमारे पास करंट जा नहीं रहा, तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास ये जो टर्मिनल है ए और सी, इसके अक्रॉस भी एग्जैक्टली ईएमएफ के ही बराबर वोल्टेज हो जाए। क्लियर है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों टर्मिनल्स में हमारे पास, तो ऐसे में करंट फ्लो होगा ही क्यों। क्लियर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, जैसे आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि वायर जब खुद को अपने आप में एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर देंगे। क्लियर। तो इसमें नल डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है हमारे पास जब ए और सी टर्मिनल के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जितना ए डैश और इस सी डैश के अक्रॉस है, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। बार बार सारे एक्सपेरिमेंट में अपन यही कराने वाले हैं। ठीक है, अब इनको मेजर करने का तरीका क्या है कि ए डैश और सी डैश के अक्रॉस तो हमेशा हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ईएमएफ के बराबर, क्योंकि आर पे तो ड्रॉप है नहीं। और ए और सी के अक्रॉस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर ड्रॉप है, तो एल लेंथ पे कितना आ जाएगा इनटू एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया, प्रैक्टिकली यहाँ से एल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एक सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं। क्या समझ आ गया। अगर गलती से ऐसा किया कि मान लो सेल की पोलैरिटी अपन ने बदल दी कि वायर का ये हाई पर और ये लो पर है, पर तुमने सेल उल्टा लगा दिया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ जाएं, तो ऐसे में कभी भी नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखा जाता है हमेशा कि सेल के हाई वाले टर्मिनल को ही तुम वायर के हाई वाले से कनेक्ट करो। ठीक है, जैसे इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला है कि एक सेल है हमारे पास 20 वोल्ट का, मैं सेम एग्जांपल काम में ले रहा हूँ। यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये वायर ए बी जिसकी लेंथ है 10 मीटर और रेजिस्टेंस है 8 ओम। स्विच को जब ऑन करेंगे तो इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू अपन ने पिछले एग्जांपल में भी देखी थी, कितनी आ जाएगी, सीधा वही डाटा काम में ले लेता हूँ, 1.6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब मान लो सवाल ने हमको गिवन किया कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया कि जब इस सेल को कनेक्ट किया यहाँ, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे जाके हमको नल डिफ्लेक्शन मिला। सवाल ने हमको गिवन किया है कि इफ़ एट 40 सेंटीमीटर गैल्वेनोमीटर shows null deflection, find EMF of the cell। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन ने पहले से कैलकुलेट कर रखा है,
तो ईएमएफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू इस 40 सेंटीमीटर पे हमारे पास ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 40 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1.6 वोल्ट पर मीटर, लेंथ आ जाएगी 0.4 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ गया 0.64 वोल्ट। तो इस सेल का ईएमएफ कितना रहा होगा, 0.64 वोल्ट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कि दो सेल अगर है हमारे पास अननोन जिसका ईएमएफ हमको पता नहीं है और हमको कंपेयर करनी है कि इनमें से किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो जैसा पार्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 था, सेम चीज़ अपन काम में लेने वाले हैं, बस 2 बार। कि हमने क्या किया, ये प्राइमरी सर्किट बनाया जिसमें बैटरी, सीरीज रेजिस्टेंस की, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की ऑन की, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गई मान लो पीजी। अब 2 सेल है जिनको अपन को कंपैरिजन करना है। ये E1 ईएमएफ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा, दोनों ही अननोन है। ये दूसरा सेल E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 होगा। हमने दोनों के हाई वोल्टेज वालों को वायर के हाई वोल्टेज वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक 2 वे स्विच लिया। ठीक है, और जॉकी की हेल्प से इसको कनेक्ट करा के देखेंगे। तो जब हमने इस स्विच को L1 से कनेक्ट किया, इस पहले सेल से कनेक्ट किया 1 पोजीशन पर, तो हमको बैलेंस लेंथ मिली L1, तो E1 आ जाएगा फॉर सेल 1, या बोल दो पोजीशन 1 ऑफ स्विच। तो बैलेंस लेंथ मिली L1, तो E1 की वैल्यू कितनी रही होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही पहला वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, बस 2 बार रिपीट करना है। इस स्विच को यहाँ से यहाँ भेज देंगे, तो अगर नई लेंथ L मेजर करेंगे, तो 4 सेल 2 सेम प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। तो बैलेंस लेंथ मिली मान लो, तो सेल 2 के लिए ईएमएफ कितना रहा होगा, पीजी इंटू L2। अब सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दो, E1 रेशो E2, पीजी भी E1 E2 भी मेज़र हो गए, और दोनों को डिवाइड कर दे तो ये रेशो आ जाएगा L1/L2। अब जिसके लिए बैलेंस लेंथ ज़्यादा होगी उसका ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपेयर भी कर पाएंगे अपन। तो सिंपली ये वाला एक्सपेरिमेंट तो कुछ खास अलग नहीं है। एक्सपेरिमेंट 1 को ही बस 2 बार रिपीट करने पे हम दोनों के अलग अलग ईएमएफ आ गए, तो इजीली अपन कंपेरिजन कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि अगर कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे किया जाता है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो मान लो एक सेल है, ये ईएमएफ भी नहीं पता, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने एक रैंडम सेल ला के दे दिया, बोला कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। अब सेल का ईएमएफ ही नहीं पता है, तो पहले तो वो मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस अपन मेजर करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन इसको 2 पार्ट में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। स्टेप 1, पहला पार्ट क्या है, सेम सर्किट बना लीजिए आप। ये बैटरी, ये हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर वायर, प्राइमरी सर्किट हो गया, स्विच ऑन कर रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया मान लो पीजी। ठीक है, अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर अपन को कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ अपन ने कैलोरीमीटर की हेल्प से जो कि इसे टच करा के देखा। तो पहले तो इसका ईएमएफ मेजर करेंगे। स्टेप 1 में तो भाई जो एक्सपेरिमेंट 1 था सेम चीज़ करेंगे, ईएमएफ मेजर करेंगे। तो देखेंगे किस जगह पे जाके L1 लेंथ पर जाकर इसमें नल डिफ्लेक्शन आया है, तो इससे तो हमारे पास ईएमएफ आ गया इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। क्लियर। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकंड स्टेप फॉलो किया जाता है। स्टेप 1 तो वही एक्सपेरिमेंट 1 जैसा हो गया। स्टेप 2 एक एडिशनल टर्म आई है। देखो, जब
अगर तुम सीधे यही पहले वाला पार्ट करते रहोगे तो भाई स्मॉल आर कभी भी इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा नल डिफ्लेक्शन के केस में इसमें करंट 0 हो जाएगा, तो स्मॉल आर कभी इक्वेशन में आएगा ही नहीं, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो स्मॉल आर को इक्वेशन में लाने के लिए अपने स्टेप 2 अलग से क्या करते हैं कि ये जो सेल है इसके पैरेलल में एक नॉन रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे आर के रेजिस्टेंस बॉक्स से, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन ने नॉन रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब देखेंगे अगर सेम काम की किस लेंथ L2 पर जाके बैलेंस लेंथ मिलेगी अपन को। तो एट नल डिफ्लेक्शन स्टेप 2 में क्या होगा, एट नल डिफ्लेक्शन मान लो बैलेंस लेंथ L2 मिली, तो अगेन इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, ना यहाँ से करंट आएगा ना यहाँ से ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट अपने आप में अलग, नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट अपने आप में अलग, दोनों को आइसोलेट सर्किट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर है। तो और आइसोलेट सर्किट की तरह अगर ट्रीट किया जा सकता है तो आप क्या देख सकते हो कि इसको अगर मैं A डैश और C डैश नाम दे दूँ तो ऊपर का करंट ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे वाला करंट नीचे का नीचे। तो ऊपर वाले से तो कोई करंट सेकेंडरी सर्किट में तो नहीं आएगा, बट नीचे वाले सर्किट में जो सेल है वो इसी का इसी में करंट फ्लो कराता रहेगा कुछ I डैश, और I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/R के प्लस स्मॉल r। तो अब A डैश और C डैश के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो EMF के बराबर ना होके सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा E माइनस IR। आप चाहो तो सीधा सीधा वोल्टेज डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि R के और स्मॉल r सीरीज में हो गए, ठीक है। तो E की वैल्यू E, I की वैल्यू E में R के प्लस R इंटू स्मॉल। तो यहाँ से A डैश और C डैश के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, E, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो R के प्लस R। ये तो आ गया सेकेंडरी सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर में नल रिफ्लेक्शन आया, मतलब पक्का A और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो A डैश और C डैश के बराबर हुआ होगा। तो VA माइनस VC बराबर हो जाएगा VA डैश माइनस VC डैश के। VA डैश माइनस V डैश E डैश, VA डैश माइनस VC डैश अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, और VA माइनस VC की वैल्यू हो जाएगी L2 के लेंथ के लिए PG इंटू L2 के बराबर, ठीक है। तो EMF नहीं पता था पहले, तो हमने EMF कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इस दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या सब कुछ नोन है, PG पता है, L2 पता है, एक्सपेरिमेंटली RK पता है क्योंकि नोन लिया था, EMF पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो केवल इसमें वेरिएबल स्मॉल r बचा, तो स्मॉल r यहाँ से इजीली आ सकता है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1-2 से अगर मैं देखूँ तो EMF की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो PG इंटू L1 RK अपॉन में RK प्लस स्मॉल r बराबर PG इंटू L2। तो ये आ गया हमारे पास RK इंटू L1 बाई L2 बराबर RK प्लस R। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई RK L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास क्या करेंगे, L1 L2 हमने पता लगा ही लिया, R के हमने नॉन रेजिस्टेंस लिया था, तो इस तरीके से प्रैक्टिकली स्मॉल r मेजर किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं कमेंट कर सकता हूँ कि L1 और L2 में हमेशा L2 कम रहेगा L1 से, क्यों, क्योंकि ये जो L2 आया वो आया टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR के करस्पॉन्डिंग, कम वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, जबकि L1 आया था पूरे EMF के करस्पॉन्डिंग, तो L1 हमेशा L2 से ज़्यादा होगा। क्लियर। सवालों में आपको ऐसे भी दे सकता है कि जब RK की वैल्यू ओपन सर्किट थी, ये RK वाला ओपन सर्किट था, मतलब यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, तो ये ओपन सर्किट होते ही तो ये वाला पहला स्टेप 1 वाला सर्किट बन जाएगा। तो जब ये कह रहा है कि जब हमने यहाँ पे ओपन सर्किट रखा तो हमारे पास सुनना, जब हमारे पास हमने क्या किया, इस RK वाले टर्मिनल को ओपन रखा, उस टाइम हमारे पास 10 सेंटीमीटर की रीडिंग मिली, मतलब वो L1 बोल रहा है, और जब यहाँ कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दिया तब 20 सेंटीमीटर मिली, मतलब L2 बोल रहा है। क्लियर। तो उम्मीद है सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसको बस एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया, मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करवाता हूँ कि एक सेल है 20 वोल्ट का, या कोई डाटा चेंज कर लेते हैं, मान लो 10 वोल्ट का, इसके साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, ये एक पोटेंशियोमीटर है AB। मैं कहूँगा इनमें से कोई भी फार्मूला याद ना रखें, ठीक है, क्योंकि याद रखोगे भूल भी जाओगे। ऐसे में आप हमेशा ये काम फॉलो कर लो,
थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस सब में टाइम कम लगेगा, है ना। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी जो लेंथ दे रखी है हमको दैट इज 500 सेंटीमीटर। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 9 ओम। आपसे पूछा है फाइंड, साथ में और क्या दे रखा है, एक सेल भी लगाया हुआ है यहाँ। एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस कुछ आर के है। क्या क्या गिवन कर रखा है, व्हेन आर के इज इनफाइनाइट, ये जो बैलेंस लेंथ मिली एल दैट इज 50 सेंटीमीटर। और फिर बोला कि व्हेन आर के बराबर 10 ओम, तो ये जो लेंथ मिली दैट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, वोल्ट पर सेंटीमीटर में पूछी हुई है। सेकंड पार्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए। थर्ड पार्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताइए। कोई भी फॉर्मूले से नहीं करेगा इनको, आप सारे स्टेप फॉलो करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया सबने, देखिए ज़रा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो प्राइमरी सर्किट देखो, 10 वोल्ट था, ये हमारे पास अपने आप में 9 ओम का रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ये 1 ओम। तो करंट जाएगा इसमें 10 अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 से 1 एम्पियर का। तो ए बी वायर पर ड्रॉप आएगा आई इंटू 9 से 9 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप है 9 वोल्ट, और अपन को वोल्ट पर सेंटीमीटर में पूछा तो लेंथ सेंटीमीटर में ही रख दीजिए, इतना सेंटीमीटर। तो 9/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई। फिर आगे पूछा है कि जब हमारे पास आर के वाला टर्मिनल ओपन सर्किट था, मतलब आर के था ही नहीं, तो ये तो ईएमएफ देगा, मतलब L1 दे रखा है 50, और जब आर के को 10 लगाया तो L2 कितना दे रखा है अपन को 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो सीधे फॉर्मूले भी लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा उस रिजल्ट को काम में लेते हुए कि ईएमएफ तो कितना रहा होगा, ईएमएफ रहा होगा PG इंटू L1 के बराबर, कितना 9/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल, तो 9/10 0.9 वोल्ट इज द ईएमएफ। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, तो वो हो जाएगा नॉन रेजिस्टेंस L1/L2 माइनस 1। नॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 ओम, L1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर माइनस 1, तो आ जाएगा 10 ओम 2.5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 ओम। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा 15 ओम। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने मीटर बेस और पोटेंशियोमीटर दोनों के ये एक्सपेरिमेंट कर लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।